हेलो। हेलो। हाँ, सॉरी, आवाज शायद नहीं आ रही थी, तो मैं फिर से चीजों को बात करूंगा, शुरुआत से बात करूंगा कि सबसे पहले एक बार फिर से आप लोगों को नमस्कार। क्योंकि टेक्नोलॉजी के टाइम में थोड़ी बहुत जो छोटी-छोटी ग्लिचेज होती हैं, उसके लिए फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। जो 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 मैं बात करना शुरू किया था, फिर से उसे रिपीट करूंगा कि आज का टॉपिक, और हर फ्राइडे को हम लोग शाम को 8 बजे मिल रहे हैं, और हर फ्राइडे के शाम को यूं ही मिला करेंगे, और उसमें वो सारी बातें किया करेंगे जो पूरे सप्ताह भर में जो प्रश्न हमारे सामने आए हैं। ऐसे प्रश्न जो लगता है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए उस प्रश्न की जरूरत पड़ सकती है, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानना चाह सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग उठाते हैं, और फ्राइडे को रात को आके आपके साथ फेस टू फेस आके उस पर डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो प्रश्न हमने लिया है, वो प्रश्न क्या है? कॉमन मिस्टेक्स किस चीज में? तो फाइनेंशियल प्लानिंग में, और एज वेल एज फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो इन्वेस्टमेंट में। तो सबसे पहले हम लोग उसको दो पार्ट में बांटते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या मिस्टेक्स जनरली लोग करते हैं। इनफैक्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2 दशक का इस फील्ड में, और इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, उनसे जो बातें होती हैं, उनकी बातें जो समझता हूँ और इर्द गिर्द जो देखता हूँ, उसके हिसाब से अपने एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे एक्सपीरियंस को सुन के अगर कुछ समझ में आता है तो उसे जरूर इनकॉर्पोरेट करें, मगर एक अच्छे किसी प्रोफेशनल के साथ जुड़ के अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो ऑलवेज बेहतर होगा। अदरवाइज आपको खुद ड्यू डिलिजेंस सारी चीजों को करनी होगी। तो जो कॉमन मिस्टेक्स की मैं बात करूं, तो सबसे पहला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते ही नहीं। इनफैक्ट अधिकतर समय जो मैं देखता हूं कि लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसकी जरूरत क्यों, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या हुआ है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को पुश प्रोडक्ट के रूप में देखा गया है। यानी कोई आपके पास आता है, आपको परेशान करता है, आपके पीछे पड़ता है, तब आप उसको ऑबलाइज करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। चीजें बदली हैं, निश्चित रूप से बदली हैं, मगर अभी बहुत बदलने की जरूरत है। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने जब बैठें तो आप अपनी जरूरत को समझें, जो लोग अक्सर नहीं समझते हैं। अपने गोल को सेट नहीं करते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म जो इमरजेंसी गोल हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, उससे पहले डिसाइड करना जरूरी होता है। या फिर हमारे मीडियम या लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसको समझना, उसको डिस्क्राइब करना, जो लोग भूल जाते हैं। अगर पैसा देते भी हैं, रखते भी हैं, तो प्रोडक्ट परचेज करते हैं और प्रोडक्ट में ही पैसा रह जाता है। वो पैसा का क्या रिटर्न आ रहा है, या उसकी जरूरत आपको, आपकी जरूरत पड़ने पे वो काम आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट अभी भी अपने देश में अनफॉर्चुनेट है कि अगर हम लोग देखें, जो म्यूचुअल फंड या कैपिटल मार्केट जो कि इतनी बड़ी हम लोग कहते हैं कि होते जा रही है, मगर अभी भी इसके पेनिट्रेशन सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों तक ही है। 2.5 करोड़ लोग ही अभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल मार्केट में, जो एक्चुअल एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट का तरीका है, अभी भी बहुत कम है। तो इसकी पेनिट्रेशन बढ़ने की जरूरत है। तो ये मिस्टेक जो लोग करते हैं कि प्रोडक्ट परचेस ना करके, सबसे पहला काम कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने बैठे। जब फाइनेंशियल प्लानिंग करने बैठे तो क्या क्या मिस्टेक जो करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कैश फ्लो को समझें। कैश फ्लो का मतलब हो गया कि आपके इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, और आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे। इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। इसको समझ लें तो फिर आसान होगी चीजें, फिर आप प्रॉपर्ली चल पाएंगे। एक और प्रॉब्लम हो रही है, काफी लोग देख रहे हैं कि लिवरेज, जो आप लिवरेज करते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी इनकम क्या है, उससे ज्यादा आप लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, तो आप कभी भी फाइनेंशियली कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो चूंकि वो प्लानिंग आपने नहीं किया है, इसलिए आपको ये परेशानियां होती है। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप अपने लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस को कर्टेल करेंगे। आप उस फॉर्मूला को याद रखेंगे जिस फॉर्मूला के तहत आपको जीवन में आगे बढ़ना है। गोल अगर सामने आपके रहेंगे तो निश्चित रूप से आप उस गोल को अचीव करने के लिए सतत प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो मैंने कहा, जो मिस्टेक लोग करते हैं, उसको आपको दूर करना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करें। फाइनेंशियल प्लानिंग करने में अपने गोल निर्धारित करें और अपने लिवरेज पोजीशन को कट करें। अगर ये 2-3 चीज आपने कर ली तो शुरुआत हो जाएगी।
इस शुरुआत के बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एक और है कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो हमने कर ली, कोई सा फॉर्मूला उठाया, कुछ किया और रख लिया, मगर उसमें 2-3 चीज़ें हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। एक तो है कि हम टैक्सेशन को भूल जाते हैं और दूसरा है इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं। टैक्सेशन को कुछ हद तक याद रखते हैं क्योंकि इमीडिएट वो उसका प्रभाव हमारे इनकम पे पड़ता है क्योंकि उतना पैसा सरकार काट लेती है या हमें जमा करना होता है। मगर इन्फ्लेशन जो एक दीमक की तरह है, जो चुपचाप हमारे हमारे वेल्थ को अंदर ही अंदर काटते जा रहा है, खत्म करते जा रहा है, उसका हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें तो उस मिस्टेक को आपको दूर करना है कि इन्फ्लेशन को हमेशा नज़र में रखते हुए आप उसकी प्लानिंग करें। सारी चीज़ें खुद हम देख लेंगे, गूगल पे पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, उससे बेहतर है कि आप किसी अच्छे प्रोफेशनल, नॉलेजेबल एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ जुड़े और उनके साथ बैठ के आप अगर ये प्लान करेंगे तो बेहतर है। डू इट योरसेल्फ में कई बार परेशानियाँ हो सकती हैं। तो वो एक तरीका है कि जो मिस्टेक कॉमनली लोग कर रहे हैं, करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। अब आते हैं जब फाइनेंशियल प्लानिंग आपने शुरुआत कर दी और इन्वेस्टमेंट की बारी आई, तो फिर से मैं वही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के वक़्त आप प्रोडक्ट परचेज़ करने मत जाएँ। आप देखें कि आप सॉल्यूशंस ले रहे हैं या नहीं। आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट कितना सूटेबल है। बेसिक नॉलेज अगर आपको है चीज़ों को और आप अपने किसी भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ बैठते हैं, तो आपको वो सारी बातें करने में आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा कि हमें करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जो अक्सर होती है कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करने बैठते हैं, तो 2 चीज़ें जो फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद जब इन्वेस्टमेंट करने बैठते हैं, तो 2 चीज़ें हमें ड्राइव करती है। एक है ग्रीड और दूसरा है फ़ियर। ये दोनों इमोशन से रिलेटेड है। यानी जो बेसिक है इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला एसेट एलोकेशन पैटर्न, उसे ज़रूर से ज़रूर याद रखें। क्योंकि एसेट एलोकेशन ही मूल है आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में सबसे ज़्यादा जो आपको मदद करने वाला है, वो है आपका एसेट एलोकेशन पैटर्न क्या है। किस रूप में आप उसे हमेशा रखते हैं। जो मैं कह रहा था ग्रीड और फ़ियर वो यहीं पे डिस्टर्ब करता है। अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसे एसेट क्लास में लगाया पैसा, सपोज़ कीजिए इक्विटीज़ में लगाया और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आउट ऑफ ग्रीड आप अपने एसेट एलोकेशन को दुरुस्त नहीं करते हैं और आप ओवर इक्विटीज़ में चले जाते हैं कई बार। और ठीक उलट जब किसी कारण से इक्विटी मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आउट ऑफ फियर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा वहाँ से निकाल के भाग जाऊँ और किसी दूसरे एसेट क्लास में चला जाऊँ। तो नहीं, आप अपने गोल को पहचानिए, उसके बाद एसेट एलोकेशन पैटर्न को पहचानिए, फिर प्रोडक्ट्स में जाइए और उस एसेट एलोकेशन पे स्टिक स्टिक कीजिए। जो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोग शुरू तो बड़े बड़े तरीके से करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, मगर वो डिसिप्लिन नहीं हो पाता है कई बार। कुछ दिन तो करते हैं, फिर हाफ जाते हैं। हमने प्लान किया किसी किसी एक बड़े और अच्छे गोल के लिए, मगर रास्ते में ही कोई लाइफ़स्टाइल रिक्वायरमेंट आ जाती है, कोई ज़रूरत आ जाती है, तो सबसे पहला जो थॉट जाता है कि चलो यहाँ से पैसे निकाल दो, इस पैसे से आज काम कर लो। अगर आपने इमरजेंसी फंड अपना पहले ही बना लिया है, जो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत में कही थी, तो फिर आपको इस तरह के पैसों को जो लॉन्ग टर्म प्लान आपके हैं, उसके हिसाब से आपने एसेट एलोकेशन अपना बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिसिप्लिन्ड रहें और अपने गोल पे नज़र रखें, एसेट एलोकेशन को प्रॉपर रखें। फ़ियर और ग्रीड को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और इसमें बहुत बड़ा रोल है आपके इमोशंस का और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा एक प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक प्रोफ़ेशनल के साथ हमेशा अटैच्ड रहें। जो जब भी इस तरह की सिचुएशन जब आपके ऊपर ग्रीड और फ़ियर हावी होगी, तो उस वक़्त वो आपको मदद करेगा। ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स जो भी जनरेट होते हैं, वो या तो फंड मैनेजर्स अपनी स्किल की बदौलत करता है या फिर मार्केट के डायनामिक्स डिसाइड करते हैं कि कैसे रिटर्न जनरेट होंगे। मगर आपके इमोशंस के कारण मार्केट तो मान लीजिए रिटर्न जनरेट कर भी लिया, मगर आपके इमोशंस के कारण क्या आपका पोर्टफोलियो वो जनरेट कर पाएगा जो आपने प्लान किया था? वो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि फ़ियर और ग्रीड आपको हमेशा जकड़ लेता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता है। तो काइंडली ग्रीड और फ़ियर अपने इस इमोशंस को कंट्रोल करें। कंट्रोल अगर आप इसको कर पाएँगे तो बड़ी आसान होगी। हर रोज़ नए-नए बातें सुनने में आएगी, नए-नए एसेट क्लास के बारे में आप जानते हैं, सुनते हैं, लोग कहेंगे कि भई आज इसमें चले जाओ, कल उसमें चले जाओ। हर रोज़ एक टिप्स बाज़ार में घूमता है। हर टिप्स को के पीछे ना पड़ें।
हर टिप्स के पीछे नहीं दौड़े। हाँ, उसे समझने की ज़रूरत है, वो समझें ज़रूर और अगर लगता है कि आपके एसेट एलोकेशन के पैटर्न में वो एक मददगार हो सकता है, तो ज़रूर उसको कंसीडर करें। मगर सिर्फ़ टिप्स के बेसिस पे लेके चले जाएँ। अभी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कहते हैं कि देखो पिछले 1 साल में तो स्टॉक्स ने ये रिटर्न दिया, मगर आप तो स्टॉक्स में रिटर्न देने के लिए करने के लिए नहीं बोलते हैं स्टॉक में जाने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि नहीं स्टॉक्स में जाने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मगर हर किसी को नहीं कहता ऐसी बात नहीं। मैं उनको कहता हूँ जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास रिसर्च करने की क्षमता हो, वो क्यों नहीं जाएँगे? वो ज़रूर जाना चाहिए उनको। मगर जो सिर्फ़ टिप्स के बदौलत जाए या प्राइस मूवमेंट के हिसाब से सिर्फ़ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही रिस्की है वो। क्योंकि देखिए आप प्राइस तो आप हम जानते हैं स्टॉक्स के प्राइस क्या है, मगर उस स्टॉक्स का एक्चुअल वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, उसकी स्टडी अगर आपने नहीं की है, आपने उसका बैलेंस शीट नहीं जाना है, आप उसके मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बिज़नेस प्रोपोज़िशन उस कंपनी के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे भी तो आँख मूंद के करेंगे और टिप्स के बदौलत करेंगे, तो फिर ये एक लॉटरी टिकट के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ऐसा मिस्टेक्स ना करें। अगर आपको सचमुच में स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का प्लान है, सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा ज़रूर करें, मगर उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो नॉलेज है, जो रिसर्च है, जो कोई दूसरा नहीं दे सकता आपको। आपको रिसर्च रिपोर्ट्स मिल सकते हैं, मगर उसको पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। जब मैं एक एक पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, पीएमएस हो, एआईएफ हो, कोई भी प्रोफेशनली मैनेज्ड ग्रुप के द्वारा अगर पोर्टफोलियो है, तो उसमें एक प्रॉपर्ली रिसर्च टीम होती है, एक फंड मैनेजमेंट टीम होती है, जो इन सब चीज़ों को देखती है, आपके बिहाफ में स्टडी करती है और उसमें 50, 60, 70 जितनी भी कंपनी होती है, उसकी विल स्टडी करके तब उस पोर्टफोलियो में वो रहता है। तो संभावना बेहतर होता है कि आपके रिस्क को कम करता है। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ आँख मूंद कर इन्वेस्ट कर ली जाए, कहीं भी किसी भी टिप्स पे, वो सही नहीं है। पिछले 1 साल में किसी ने कहा कि हमने देखिए इतने पैसे बना लिए, तो हो सकता है पॉसिबल है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ नहीं पॉसिबल है। मगर आपने सिर्फ प्राइस मूवमेंट के कारण वो पैसे बनाए हैं कि सचमुच में आप जानते थे उस कंपनी के बारे में कुछ? और अगर ये ठीक उल्टा होता 1 साल में, कई बार ऐसा होगा कि 1 साल में आपके स्टॉक्स नहीं चलेंगे, तो फिर आपका क्या व्यू होता? तो उस रिटर्न को चेस मत करें। आपको अगर चेस करना है तो अपने गोल को चेस करें। जो आपका फाइनेंशियल गोल है, वो किस तरह का गोल है, कितना टाइम उस गोल को अचीव करने में, अगर उसको आप ध्यान रखेंगे, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस की है, उसको ध्यान रखेंगे, तब आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी जो है, इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्मूथ भी होगी और खुशहाल भी होगा। रोज के उतार-चढ़ाव से आप घबराएँगे। अभी क्रिप्टो करेंसी की बहुत जोर है, जो हर रोज अगर देखेंगे तो उसके प्राइस प्राइस फ्लक्चुएशंस इतने अधिक हैं कि हर किसी के बस की चीज़ नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप अगर इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर माइंडसेट से रहें, ट्रेडर माइंडसेट में ना चले जाएँ। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार जो ट्रेडर है, वो इन्वेस्टर हो जाता है और इन्वेस्टर वो ट्रेडर हो जाता है। मीन सोच के तो आते हैं कि हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर 1 साल में लगता है कि अब इसको बेच के इसमें निकल जाएँ, क्योंकि हर साल अगर हम फंड्स की ही बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो हर साल, हर महीने, हर 3 महीने में फंड्स की परफॉर्मेंस बदलती रहती है। जो अभी टॉप में दिख रहा है, वो हो सकता है कि अगले 1 साल के बाद वो कहीं और दिखे, टॉप पे कोई और दिखे, तो हर साल तो बदलता रहेगा। आप अपने पोर्टफोलियो हर साल नहीं बदल पाइएगा और बदलिएगा तो कैसे बदलिएगा? क्योंकि आप अगर पिछले 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का सिर्फ रिटर्न देके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कई बार आपको बहुत बुरे फँस सकते हैं। तो ऐसा ना करें। आप अपने पोर्टफोलियो का निर्माण या तो खुद ड्यू डिलिजेंस करके करें या किसी प्रोफेशनल के साथ अटैच होके करें। ये बहुत बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं, जिसको मुझे लगता था कि आज ज़रूर आप लोगों को आगाह करूँ कि इस तरह के मिस्टेक्स में लोग पैसे नहीं बनाते। कभी-कभार बना लेते हैं लोग, वो तो कहता हूँ लॉटरी टिकट भी लोगों की निकल जाती है। मगर वो रूल नहीं हो सकता, रूल वही है कि अगर आप डायरेक्ट खुद मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपके पास सारी ड्यू डिलिजेंस करने की कैपेसिटी प्रॉपरली होनी चाहिए और नहीं तो किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल आदमी के साथ अटैच होना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो मैंने आज आप लोग से डिस्कस की। आपके और भी कोई प्रश्न हो इस तरह से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा। कुछ एक और प्रश्न आए हैं इसके अलावा जिस पे भी मैं डिस्कस करूँगा, जैसे एक प्रश्न ये जो प्रश्न जिस पे मैंने आज डिस्कस किया, ये भी प्रश्न आप ही लोगों की तरफ से आया है। आशा जी ने इस प्रश्न को हमसे ज़िक्र किया था, पूछा था।
तो मैंने सोचा कि आज इसको टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ सबके सामने डिस्कस करूं। वैसे एक श्रीवास्तव साहब ने एक टॉपिक दिया है, बड़ा अच्छा टॉपिक दिया है। 2 क्वेश्चंस उनके थे कि व्हाई आर इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन सजेस्टेड इन माय वीडियोस, वो रेगुलर वीडियोस देखते हैं हमारा, आर नॉट सो पॉपुलर। यानी वो बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स, कैपिटल मार्केट जैसे प्रोडक्ट्स क्यों बहुत पॉपुलर नहीं है आज के दिन में। तो निश्चित रूप से पॉपुलर आज भी नहीं है। आज भी चूंकि हमारा जो पुराना समय, पुराने जमाने में एक कंजर्वेटिव सोच हुआ करती थी, बैंक इंटरेस्ट रेट काफी हाई हुआ करता था, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को हम इन्वेस्टमेंट के रूप में समझते थे, तो वो ट्रेडिशनली वही चला आ रहा है। इसलिए अभी भी लोगों के झुकाव हैं उसके तरफ। जो जो इंडिया प्रोग्रेस डेवलप कंट्री की तरफ जा रहा है, तो इसमें बदलाव आएंगे और आ भी रही। अगर मैं देखूं पिछले कुछ वर्षों में, आज से 10 साल 15 वर्ष साल बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या कैपिटल मार्केट काफी छोटा हुआ करता था, मगर आज की बात करूं तो म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट बैंक के 1/5 हो चुका है या उससे भी बड़ा हो चुका है। तकरीबन 150 लाख करोड़ का बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज तकरीबन 31-32 लाख करोड़ का है। तो डिफरेंस निश्चित रूप से गैप कम हो रहे हैं। तो जो जो अवेयरनेस बढ़ेंगे, लोग को समझ में आएगा, लोग को इन्फ्लेशन का ज्ञान होगा कि किस तरह से हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जाएं जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर सके, तो इसमें लोग आएंगे। और फिर हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो इन चीजों में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, हमारा दायित्व ज्यादा बनता है। प्रोफेशनली हम लोग तो अपने अपने लेवल पे काम कर ही रहे हैं, मगर आपका भी दायित्व बनता है कि आप इसको लोगों को बताएं। खास के अपने घर में अगर यंगस्टर्स हैं कोई, तो उनको बताएं कि क्यों आपको जाना चाहिए इन सब चीजों में, क्यों पुरानी चीजों से हटने की जरूरत है या पुरानी चीजों को अलग तरीके से देखने की जरूरत है। आपको कंप्लीट एक इन्वेस्टमेंट बास्केट के रूप में चीजों को लेके चलना है। तो ये ध्यान रखने की चीज है। मेरी समझ से आने वाले दिनों में इसमें और बदलाव आएगा, पॉपुलैरिटी इसकी और बढ़ेगी, बढ़ी है पिछले 15-20 वर्षों से जो हमने देखा है कि काफी बढ़ी है, मगर और बढ़ेगा। एक प्रश्न और उनका आया है कि हेल्दी अवेयरनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कैसे बढ़ाया जाए। तो इसकी जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से हम लोग प्रोफेशनल के ऊपर तो है ही, मगर एक दो चीजें जो अपनी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है, वो भी होने की जरूरत है। कि एजुकेशन सिस्टम में हमारे कहीं भी फाइनेंस की जिक्र तो होती ही नहीं। कि रोजमर्रा के जीवन में हम हमेशा लगे रहते हैं अपने बच्चों को ये सिखाने में कि भाई बड़े होके पैसा कैसे कमाओगे, पैसा कैसे कमाओगे, मगर ये नहीं सिखाते हैं कि आपका पैसा कैसे पैसा कमाएगा। जब आप कमाओगे तो पैसे आएंगे आपके पास, मगर वो पैसे कैसे आपका आपके लिए पैसा बनाएगा, उस पे फोकस कहीं भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। तो वो निश्चित रूप से उसकी जरूरत है। राइट अथॉरिटीज को इस पे भी देखना है कि स्कूल्स में खास के जो एडवांस 9 10 8 9 10 के बाद से ही ये इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है कि भाई नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट की बेसिक एजुकेशन जरूरी है, 11 12th में जरूरत है इसकी। या जो बुकिश चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आउटडेटेड हो चुकी हैं चीजें, मगर अभी भी बुक में पढ़ाई जा रही है, तो उसको फिर से रिकंसिडर करने की जरूरत है। और जो मीडिया लगातार कर रही है, एक जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन चल रहा है, उससे अवेयरनेस बढ़ा है। मगर जब एक एक लोग, हर लोग बात करेंगे और अपने घरों से जब स्टार्ट करेंगे बात करना, तो ये शुरुआत होगी। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये जबरदस्त रूप से आगे बढ़ने वाला है। हम लोग मानते हैं कि आने वाले वर्षों में जो जो देश का ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली है, तो इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग जाएंगे। अभी तक जो माइंडसेट था वो सेविंग का माइंडसेट था, सिक्योरिटी को लोग ज्यादा पसंद करते थे, रिस्क को डिफाइन करने में लोग भूल करते थे। मार्केट की वॉलेटिलिटी को रिस्क जरूर मानते हैं हम लोग, रिस्क है भी वो, मगर जो लॉस ऑफ कैपिटल का रिस्क है उससे कंपेयर करते थे। तो ये सब चीजों को समझने की जरूरत है। जो समय के साथ साथ अवेयरनेस बढ़ेगी, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये एक बेहतर होगा। एक प्रश्न और आया है निशांत जी का, म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट करूं। तो मैंने इस प्रश्न पे एक एपिसोड भी किया हुआ था कि व्हेन टू बुक प्रॉफिट, राइट। मगर मैं फिर से आज रिपीट करूंगा निशांत जी, कि म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बुक करने का मतलब, प्रश्न का मतलब क्या है कि जब मैं बात करता हूँ एसेट एलोकेशन का, तो आपके एसेट्स में म्यूचुअल फंड्स के कई रूप होते हैं। वो डेट भी होता है, इक्विटी भी होता है और हाइब्रिड भी होता है, और मे भी अगर आप गोल्ड चाहते हैं तो गोल्ड भी होता है, राइट। तो जब सारी चीजें आपके पास हैं, तो म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत अगर है आपको, तो आपके गोल के हिसाब से, आपके जो भी फाइनेंशियल गोल है उसके हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन को करेक्ट करने की जरूरत है। सिंपली वहां से निकल जाना सॉल्यूशन नहीं है। तो
उस पे मैं इसलिए बात नहीं करूंगा कि आप निकल जाइए म्यूचुअल फंड से और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो प्रॉफिट बुकिंग का कॉन्सेप्ट चूंकि ये शेयर मार्केट के माइंडसेट से लोग सोचते हैं कि शेयर में लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो अगर मान लीजिए आपका इक्विटी फंड ही है, इक्विटी फंड में आपके पोर्टफोलियो में अगर 40, 50, 60 स्टॉक्स हैं, तो फंड मैनेजर अपने लेवल पर रेगुलर बेसिस पे उस पोर्टफोलियो को जो रिक्वायर्ड चेंजेस उनको करना है वो करते रहते हैं। उसमें हमें आपको जाके कुछ करने की जरूरत और नहीं पड़ती है। तो म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो ये है कि आपको अपना एसेट एलोकेशन समझना है, और एसेट एलोकेशन को समझते हुए उसमें राइट प्रोडक्ट, राइट टाइप ऑफ एसेट्स डालना है कि डेट कितना डालना है, हाइब्रिड कितना रखना है, या इक्विटीज कितना रखना है, गोल्ड कितना रखना है, ये आपको डिसाइड करना है आपके गोल के हिसाब से, या फिर आपके प्रोफेशनल जो भी जिनके साथ भी आप जुड़े हुए उनके साथ बैठ के आप अपनी सुटेबिलिटी को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं। राइट। अभी कुछ प्रश्न यहां भी आए हैं। एक गौतम जी का प्रश्न है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ डिसाइडिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट through it would mostly be case specific based on individual requirement and appetite, however is there any general guidance? आपने एकदम सही कहा गौतम जी कि इसमें जनरल गाइडेंस तो मोटा मोटी एक दिया जा सकता है, मगर ये इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर किसी का गोल अलग अलग है, हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग है, हर किसी का कैश फ्लो अलग अलग है। तो निश्चित रूप से वो एक जनरल स्टेटमेंट तो दिया जा सकता है। एक फॉर्मूला माना जाता है कि जितनी आपकी उम्र है उतना पैसा आपका डेट में होना चाहिए, मगर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यानी फिक्स्ड रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपके एज के हिसाब से, अगर आप 40 साल के हैं तो 40% पैसा आपका फिक्स रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए और 60% होना चाहिए इक्विटीज में, वेरिएबल रिटर्न्स में। मगर ये एक जनरल गाइडलाइन के रूप में बोला जा सकता है, मगर ये फुल प्रूफ मेथड नहीं हो सकता। वो आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत क्या है, वो अगर आप डिस्क्लोज करेंगे तो आपके बारे में कोई आपको जो राइट प्रोफेशनल है वो आपको गाइड कर सकता है कि कैसे आपकी पोर्टफोलियो बननी चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट मिक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कैसा एसेट एलोकेशन पैटर्न होना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं, अगर आप गौर कीजिएगा, वो है एसेट एलोकेशन पैटर्न आपका कैसा होना चाहिए। अगर एसेट एलोकेशन पैटर्न आपका ठीक है तो बाकी सब कुछ ठीक रहेगी। राइट। एक और प्रश्न आया है, एक प्रश्न आया है रॉय साहब का कि म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट से कैसे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड से निश्चित रूप से एक तो ईटीसी के तहत हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। जो ईटीसी के तहत ईएलएसएस स्कीम है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जिसमें 1.5 लाख तक की प्रोविजन है ईटीसी में कि 1.5 लाख रुपया तक अगर आप उसमें डालते हैं तो आपको ईटीसी का 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो ईएलएसएस जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है वो तकरीबन सारे एएमसी के पास है। आप उसमें किसी भी एएमसी में वन टाइम या एसआईपी के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसमें अपना टैक्स बचा सकते हैं। एक और प्रश्न आया है रविशंकर जी का, इज देयर एनी गुड बुक अवेलेबल ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन व्हिच कैन बी गिवन टू आवर चिल्ड्रन हु कैन गेन सम नॉलेज एंड बी हेल्पफुल व्हेन दे ग्रोन अप। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इनफैक्ट हम इस पे सोच ही रहे थे कि सचमुच में ऐसी कोई बुक मुझे नहीं मिली है अब तक जो चीजों को सिंप्लीफाई करके बच्चों के एंगल से उन्हें बताया जा सके। क्योंकि इतने भारी भारी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, फाइनेंशियल जगलर्स यूज किए जाते हैं कि जो कि समझ के बाहर की चीज होती है। तो मैं निश्चित रूप से ऐसे बुक के सर्च पे हूँ, और आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा कि ऐसा कोई बुक मिला तो आपको इसका नाम भी बताऊंगा। और धीरे धीरे मैं कहूंगा कि अगर बच्चे 8, 9, 10th में हैं तो उनको जो बेसिक एक गाइडलाइंस के रूप में जो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं अभी तक 30-31 वीडियोस, उन्हें जरूर देखने दीजिए, ताकि उनको फाइनेंशियल गोल सेट करने का वीडियो जैसे एग्जांपल लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें उसका वो वीडियो जो है, ये सारी चीजें अगर आप लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो उनको एक एक शुरुआत से एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि पैसा हम कमाते हैं तो पैसे को कैसे और बेहतर जगह डिप्लॉय करें, पैसा हमारा कैसे पैसा कमाए। ये थॉट जब बच्चों में आना शुरू हो जाए तो फिर पैसा को वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा और आज फिर कहूंगा कि खर्चों का कोई भी हिसाब किताब नहीं है, कितने भी पैसे कम है खर्च करने के लिए।
तो आपको अपनी प्लानिंग में सबसे पहले डिसाइड करना होता है कैश फ्लो में कि हम कितना पैसा बचाएँगे, कितने पैसों को मैं इन्वेस्ट करूँगा। अगर ये डिसीजन आपने प्रॉपरली ले लिया और बच्चों को आपने शुरू से दिला दिया, अभी एक बहुत अच्छी चेंज देख रहा हूँ मैं। जो बहुत सारे लोग से मुलाकात होती है जिनके साथ मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। उनके बच्चे जो अब जॉब में चले गए हैं या जॉब में जा रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको एक सलाह दे रहे हैं कि भाई कम से कम एसआईपी चालू कर दो, टैक्स प्लानिंग स्टार्ट कर दो। ये सारी चीज़ें जो शुरुआत हो जा रही है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और जब पैसा बढ़ता हुआ वो देखेंगे, तो खुशी भी मिलेगी और फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा एक बल मिलता है। पैसा होना, वो भी लिक्विड लिक्विड मनी होना बहुत बड़ा बल है। तो मैं आज आज और कोई प्रश्न लगता है कि नहीं है आज, राइट? और भी कोई प्रश्न आप लोग के मन में जब भी कोई आए, तो काइंडली उस प्रश्न को आप यूट्यूब पे लिखें या जैसे भी हमारे हम तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर हम तक जो सर्वे फॉर्म हमने बीच में डाला था, उसमें भी कुछ प्रश्न लोगों ने किया था। कुछ प्रश्नों को तो आज मैंने लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी कुछ प्रश्न अगर आप लोगों के मन में हो, तो उस सर्वे में भी पार्टिसिपेट कीजिए। उसके माध्यम से अगर आप वो हमें देंगे प्रश्न, तो उन प्रश्नों को लेके मैं अगर प्रश्न बड़ा होगा, उसके आंसर बड़े होंगे, तो मैं एक एक्सक्लूसिव एपिसोड करूँगा उसके ऊपर और नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में फ्राइडे को जो हम लोग मिला करेंगे, उसमें आपके सामने लाके रखने का कोशिश करूँगा। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी मुझे नॉलेज है, मैं चाहूँगा कि उससे अधिक से अधिक अवेयरनेस बढ़ सके और यही पर्पस है। आज मैं फिर वो डिस्क्लेमर ज़रूर एक बार रिपीट करूँगा जो म्यूचुअल फंड के बारे में चूँकि बहुत सारी चर्चाएँ मैंने आज की है और मैं म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ मैं। तो मैं ये डिस्क्लेमर ज़रूर कहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और जितनी भी बातें मैंने की वो जनरल बातें की हैं। तो आपको खुद ड्यू डिलिजेंस करना है या किसी राइट प्रोफेशनल के साथ जुड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनके साथ जुड़े रहिए। अगर नहीं स्टार्ट किए हैं, तो ज़रूर एक अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल इन्वेस्टर को ढूँढिए, जिसके माध्यम से अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी आगे करेंगे, तो एक बेहतर आपको मिलेगा। मैं बार-बार कहता हूँ कि जब भी मार्केट ख़ासकर अगर इक्विटी फंड्स में आपके इन्वेस्टमेंट या डेट में भी काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक हो रहा है, इंटरेस्ट रेट आप देख ही रहे हैं कि कहाँ आ चुका है। तो जब-जब आप अनकंफर्टेबल होंगे, जब-जब ग्रीड और फ़ियर आपके ऊपर हावी होगा, तो आपका अगर प्रोफेशनल सही है, जो इन्वेस्टर प्रोफेशनल जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, वो सही है, तो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में वो आपका बहुत बड़ा सहायक होगा। आप हेस्ट में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस पे फ़ोकस करें, इस पे ध्यान करें। सब कुछ खुद करें, ये सही नहीं है। सब कुछ खुद हाँ, अगर आपके पास उतना समय हो, उतना नॉलेज हो, उतनी स्किल हो, सब कुछ आपके पास हो तो ज़रूर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है, तो कोई अच्छे प्रोफेशनल ढूँढिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। एंड एक बार फिर से मैं आप लोगों को थैंक यू वेरी मच कि आप लोग एक प्रश्न आते-जाते फिर आया है कि लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कब तक रहें? लिक्विड फंड बेसिकली देखिए लिक्विड फंड इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग बहुत अधिक बात तो नहीं करते हैं क्योंकि लिक्विड नॉर्मली कॉर्पोरेट्स के लिए होती है मगर अगर इमरजेंसी फंड आप अपना बनाना चाहते हैं तो लिक्विड से एक कैटेगरी ऊपर होता है जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स वगैरह में आप ज़रूर सोच सकते हैं, आप ड्यू डिलिजेंस करते हुए अपनी और जब भी आप देखेंगे क्योंकि डेट फंड्स के रिटर्न्स भी आज के डेट में काफ़ी नीचे हैं, 4-5% के नीचे आ गए हैं जो हम शॉर्ट टर्म या लो ड्यूरेशन फंड्स की भी बात करें तो। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट साइकिल देश का कैसा चल रहा है या देश का ही नहीं, इनफैक्ट अभी कोविड के कारण पूरी इंटरनेशनल जगत में यूएस में इंटरेस्ट फेड रेट की क्या कंडीशन होने वाली है। इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अगर इन चीज़ों को डिसीजन लेंगे तो ये बेहतर होगा। तो मैं जो कह रहा था आप लोगों से कि आप लोग जो हिम्मत वर्धन मेरा कर रहे हैं तकरीबन 33-34 वीडियोज़ अब तक आ चुके हैं पिछले 1 महीने 5-7 दिन 10 दिन के अंदर-अंदर और तकरीबन हर रोज़ एक वीडियो हम डाल रहे हैं और आप लोग का जो सहयोग मिल रहा है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, सचमुच में उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोग हिम्मत बढ़ा रहे हैं मेरा और मुझे लगता है कि ये काम मैं आगे भी जारी रखूँ। तो उसके लिए आपको 2 और सहयोग करने होंगे। एक तो इस अगर हमारे टॉपिक में दम है, अच्छा लगता है तो उसे स्प्रेड भी करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। एंड सेकंड फैक्टर है कि आपको जो लगता है, जो भी सजेशंस लगते हैं, जो भी फीडबैक लगते हैं, वो खुल के दीजिए, खुल के बताइए ताकि हम उस पे अमल कर सकें और बेहतर इसे बनाया जा सके। ऐसे टॉपिक ला के दीजिए जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से आने वाले दिनों में बात कर सकूँ और उस टॉपिक पे जिन पे आपको मन में कन्फ्यूजन हो।
बहुत सारे प्रश्न जो आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट कल का जो आने वाला है वीडियो, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो एफआई है, जो फॉरेनर है, इंडिया से ज़्यादा फॉरेनर का कॉन्फिडेंस हमारे कंट्री में क्यों बढ़ते जा रहा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के इतने पैसे क्यों आते जा रहे हैं हमारे देश में? कल की वीडियो इसी के ऊपर है कि इतने पैसे आए हैं। अगर पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखें तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआई दोनों के माध्यम से बहुत अधिक पैसे आए हैं। तो ये सारी बातें हम लोग हर हर रोज कुछ ना कुछ एक टॉपिक पे, नए टॉपिक पे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, जनरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो, हम लोग करते रहेंगे। और आप लोग का सहयोग यूं ही बना रहे, आप लोग साथ देते रहें, यही आशा है और विश्वास भी है कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का ये एपिसोड फिर ये मैं यही कंप्लीट करता हूँ। अगले फ्राइडे को फिर हम लोग मिलते हैं इसी वक्त शाम को 8 बजे। थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि, गुड नाइट।